आज हम लोगों के साथ पुण्य प्रसून वाजपेयी जी जुड़े हैं, जिनका नाम ही काफी है और देश के चर्चित सरोकारी पत्रकार हैं। चुपचाप अपना काम करते हैं, शानदार काम करते हैं। पुण्य जी से हम लोग थोड़ा जानेंगे आज की मीडिया, राजनीति और जो ये दौर चल रहा है उस पर, क्योंकि उनकी टिप्पणियां, उनका विमर्श काफी प्रेरणादायी होता है। तो सर, मुझे याद है हम लोगों ने एक टेक्स्ट इंटरव्यू किया था बहुत पहले, जब आप आज तक में थे या न्यूज किस चैनल में थे मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन हम लोगों ने भड़ास के लिए एक लंबा इंटरव्यू आपका किया था और उसके मुझे लगता है 1 दशक हो गया होगा, इससे भी ज्यादा हो गया है। उस दौर में और आज के दौर में जो एक बड़ा बदलाव आया है कि मुझे लगता है गुजरात की जो लैब है, गुजरात की जो प्रयोगशाला है, वो दिल्ली में बुलडोजर के शेप में दिखने लगी है। मैंने ऐसा लोग कहने लगे हैं कि अब ये जो पूरी राजनीति है और जो उसके साथ की मीडिया है, ये दोनों अगले 50-60 साल तक ऐसा ही चलेगा। गुजरात का प्रयोग जो था वो गोधरा वाले मॉडल में था और यहाँ ये बुलडोजर वाले मॉडल में है। आपके वीडियोज काफी देखे जाते हैं, लाखों व्यूज होते हैं, काफी आपका एक बड़ा समर्थक बेस है जो आपको सुनता है। आप से हम जानना चाहेंगे, दर्शक जानना चाहेंगे कि एग्जैक्टली आप कैसे देखते हैं मीडिया और राजनीति और आज के इस समय को। वो इंटरव्यू जो आप जिक्र कर रहे हैं वो मेरे ख्याल से उस समय हम जी में हुआ करते थे। जी में थे, यस जी में थे। मनमोहन सिंह की आर्थिक नीतियों को देश पसंद नहीं कर रहा था। कॉमनवेल्थ का घोटाला सामने आ गया था, कोयला वाला आने वाला था, राडिया का जिक्र शुरू हो गया था और भारत की अर्थव्यवस्था मेरे ख्याल से जो 2014 से उड़ान भरी थी और ये इंटरव्यू 2011 के आसपास का था और उम्र उस अर्थव्यवस्था की खत्म हो चली थी। निराशा थी, अन्ना हजारे केजरीवाल का आंदोलन शुरू होने की सुगबुगाहट थी। लगभग 14 साल, हाँ 14 साल हो गए हाँ, मतलब एक लंबा वक्त जरूर गुजर गया है। यशवंत, मेरे ख्याल से ये मौजूदा वक्त में जब आप कह रहे हैं कि गुजरात मॉडल डोजर की शक्ल में आ गया, ये शब्द और मुहावरे के जरिए तो अच्छा लग सकता है, लेकिन हकीकत में ये जो पूरा सिस्टम है, मनमोहन सिंह के पीरियड में एक पर्दा था, करप्शन का भी एक पर्दा था और अपराध का भी एक पर्दा था। लोकतंत्र के नाम पर उस समय भी हमको याद है मीडिया को एडवाइजरी दी जाती थी कि आप इसको ना दिखाइए तो अच्छा रहेगा। और कई मौके आए, उस समय अंबिका सोनी हुआ करती थी सूचना प्रसारण मंत्री, और कई जैसे तेलंगाना का आंदोलन चल रहा था, भरतपुर में दंगे हो गए थे, हमें याद है। उसमें संपादकों को बुलाया जाता था, कहा जाता था ये ना दिखाइए तो मतलब वो मैसेज काफी था कि मत ही दिखाइए आप जी। लेकिन वो पर्दा हट गया मौजूदा वक्त में, और पर्दा ना सिर्फ हटा बल्कि पर्दे के पीछे की जो सिस्टम की और सत्ता की जो क्रूरता थी वह खुले तौर पर एक सिस्टम में तब्दील कर दी गई और बताया गया कि यही है जो है। तो मसला ये नहीं है कि उस समय मीडिया बहुत अच्छा था और इस समय रेंग रहा है, और ये भी नहीं कहा जा सकता है कि उस समय वो रेंग रहा था और अभी शायद सत्ता के साथ खुलकर खड़ा है। ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है हमारे यहाँ का। इस ट्रांसफॉर्मेशन के नायक जो हैं, संयोग से हम लोग आप दोनों मानकर चल रहे हैं इस समय की एक ही चेहरा है, वो चेहरा नरेंद्र मोदी का है जो चेहरा है। कुछ लोग इसमें थोड़ा विस्तार देते हैं तो आरएसएस की एंट्री करा देते हैं, कुछ थोड़ा और विस्तार देते हैं तो इसमें अमित शाह की एंट्री करा देते हैं। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि भारत का जो लोकतंत्र है वह पहली बार राजनीतिक सत्ता में जाकर सिमट गया है। वह लोग भूल करते हैं जो सोचते हैं कि इस डेमोक्रेसी के कुछ पाए हैं, उसमें चौथा पाया मीडिया है, एक पाया जुडिशरी है। हमें लगता है ये भ्रम की स्थिति है। इन्होंने ये सारे भ्रम हटा दिए। पहला भ्रम तो जनसंख्या के हिसाब से हटा, जब कोई विपक्ष का नेता नहीं था और इस देश में सीबीआई का डायरेक्टर हो या चीफ जस्टिस के साथ बैठने की बात हो तो विपक्ष का कोई नेता नहीं है लोकसभा में। ये फैक्ट है। ये कॉन्स्टिट्यूशनली नहीं है जितने परसेंट वोट होने चाहिए, लेकिन ये किसी को नहीं पता था कि धीरे धीरे सारी चीजें ना सिर्फ खत्म होंगी बल्कि सारी चीजें सिर्फ सत्ता के लिए ही जीने की शुरुआत कर देगी। अगर आप ध्यान दीजिए तो इस समय रिजर्व बैंक के बोर्ड में कौन लोग बैठे हुए हैं, और जो बोर्ड में प्रभावी, मान लीजिए गुरुमूर्ति, एक नाम आप लेते हैं गुरुमूर्ति का,
गुरुमूर्ति क्या कर रहे थे जिस समय वाजपेयी की सरकार थी? वह स्वदेशी का जिक्र करते थे, दत्तोपंत ठेंगड़ी के साथ थे। वह भी पसंद नहीं करते थे, उसमें यशवंत सिन्हा फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन खिलाफ उनकी शुरुआत हुई। वो व्यक्ति में शिफ्ट बड़ा आया और वह नरेंद्र मोदी की बातों को रखने और रिजर्व बैंक के जरिए चीजों को, इस देश की बैंकिंग प्रणाली को कैसे ले जाना है, उसने चीजें निर्धारित शुरू कर दी। सीबीआई में क्या हुआ? खुले तौर पर हुआ, जो रात के 12 बजे जो हुआ अस्थाना और वर्मा का, खुले तौर पर हुआ। सीवीसी में चौधरी साहब थे, वो कहाँ चले गए? वो आज की तारीख में अंबानी के यहाँ नौकरी कर रहे हैं, प्राइवेट निजी डायरेक्टर के तौर पर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पर है। एसबीआई की जो चेयरमैन होती थी भट्टाचार्य, वो कहाँ चली गई? और उस पीरियड में मैक्सिमम लोन जो गया वो किसके पास गया? अगर आप ध्यान दीजिए तो झटके में एक चीज बहुत क्लियर हो जाती है, हमारे यहाँ देश को कौन चलाएगा और कैसे चलाएगा, इसकी एक टीम तैयार हो रही है और प्लेयर्स कम चाहिए, प्लेयर्स ज्यादा नहीं चाहिए। संयोग से उसमें मीडिया के किसी संपादक का नाम हम नहीं ले पाएंगे उस टीम में शामिल है या नहीं है। सबको लगेगा बाहर से कि शायद हम भी शामिल हैं, जो लोग सरकार के साथ खड़े हैं। कुछ लोग को लगता है नहीं हम तो विरोध कर रहे हैं, तो हम कम से कम विपक्ष में, उनकी कोई हैसियत नहीं रही अब। तो ध्यान दीजिए तो एक आखिरी स्तंभ के तौर पर इस देश में सुप्रीम कोर्ट की भूमिका नजर आती है। तो चीफ जस्टिस वहां से निकले तो रिटायरमेंट के कितने दिन बाद वो जाकर बैठ गए पार्लियामेंट के भीतर में, राज्यसभा में जो है। और पार्लियामेंट में जाने पर जब उनसे पहला पूछा गया तो बोले मैं बहुत महत्वपूर्ण सवालों को उठाऊंगा। और पिछले दिनों जब उनका इंटरव्यू दिया गया और लिया गया, उस इंटरव्यू में उन्होंने डेमोक्रेसी को लेकर जो सवाल उठाए, वह एक झटके में आपको जनवरी 2018 में सवाल खड़ा कर सकते हैं, जब वो कह रहे थे डेमोक्रेसी इन डेंजर। तो डेमोक्रेसी इन डेंजर कहने वाला शख्स उस डेमोक्रेसी के साथ खड़ा है जो डेमोक्रेसी को आपके शब्द में बुलडोजर चला चुके हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि हम एक ऐसे प्रोसेस में आ गए हैं जो आजादी के बाद से हिंदुस्तान में कभी भी ऐसा सिस्टम नहीं आया था। और अभी भी महसूस अगर वो मीडिया करता है कि शायद उसकी लेखनी से या उसकी रिपोर्टिंग से कुछ हो जाए, शायद कोई चीफ जस्टिस महसूस करता है उसका कोई फैसला इस देश के भीतर में इस भ्रम को तोड़ दे कि लोकतंत्र है, शायद पार्लियामेंट के भीतर बैठे हुए पार्लियामेंट्री सोचते हैं कि शायद वो पार्लियामेंट में जमा होते हैं तो उनके अनुकूल चीजें हो जाए। हमने हर चीज को इस दौर में बदलते हुए देखा। ये फिलोसफिकली नहीं है, आप अगर टू द पॉइंट आएंगे और फैक्ट के साथ आएंगे तो हम उसको भी बताने की स्थिति में है। तो ऐसे में मीडिया का रोल क्या होगा, ये ठीक वैसे ही है जैसे पार्लियामेंट के भीतर चुने हुए सांसदों की क्या महत्ता है। 2 दिन पहले ही वरुण गांधी ने एक आर्टिकल लिखा, क्या बेबसी है। वरुण गांधी पे नहीं जाते हैं, लेकिन तमाम पार्लियामेंट्स की क्या हैसियत है सोचिए आप। तो इसका मैसेज बहुत साफ है कि वह कॉन्स्टिट्यूशन, वह डेमोक्रेसी, वह इंडियन कल्चर और वो इंडियन सोसाइटी इस दौर में गायब हो गई है, जिसके लिए हम आप अभी भी सोच रहे हैं नहीं नहीं है। तो हम और आप मान लेते हैं कि ये है, तो शायद यह किसी काम का शब्द नहीं है बचा है। इससे बुरी स्थिति होनी नहीं चाहिए थी। बिल्कुल। हम लोग सर फिर इस बात को आगे बढ़ाएंगे। एक थोड़ा सा जानना चाहेंगे हम लोग कि टेलीविजन में आप एक गंभीर शो पेश करते थे जो बहुत टीआरपी भी देता था। मुझे याद है कि हम लोग दस्तक एक देश में ऐसा शो था जिसको इस देश के बहुत सारे लोग, माने पार्लियामेंटेरियन से लेके बहुत सारे ऐसे लोग जो जिनको टीवी से चिढ़ थी, मीडिया से चिढ़ थी, वो लोग आपके शो को देखते थे। इस बीच में बहुत सारे चैनलों में आप गए, कई तरह की चर्चाएं उड़ी आपको लेके कि मैंने मोदी जी आपको नौकरी करने नहीं दे रहे हैं, रामदेव जी से आपने कुछ सख्त सवाल किए तो उसके चलते आपको जाना पड़ा। इस लगातार प्रताड़ना में, सत्ता की प्रताड़ना के बाद आपने डिजिटल प्लेटफॉर्म को अपनाया और वहां भी आपने मतलब लाखों, मिलियंस आपके फॉलोअर्स हैं और मिलियंस आपको हिट्स मिलते हैं। तो इस पूरे बदलाव, इस पूरे संघर्ष या इस पूरे जो 1-1.5 दशक का ये समय रहा आपके करियर के लिहाज से, वो निजी नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं कि बहुत ही निजी सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए, लेकिन ये बहुत सारे पत्रकारों के सामने ये सवाल है कि जब मुख्य धारा की मीडिया ऐसे समर्पण कर दिए हो सत्ता के सामने कि कोई सवाल नहीं पूछने दिया जा सकता हो, तो वैसे में पत्रकार क्या करे। तो आपने कैसे चीजों को एस्टेब्लिश किया और उसमें क्या दिक्कत आई, मना स्थिति क्या रही आपकी?
मेरे ख्याल से तो एक चीज यह देखना चाहिए कि शायद आपके जहन में अभी भी ये बचा हुआ है कि सोशल मीडिया या हम लोग जिस मीडिया में काम कर रहे हैं उसका कोई प्रभाव है। हमारा नहीं मानना है। हमारा मानना है कि इस भारत के भीतर के जो लोग जितनी बड़ी तादाद में एज ए वोटर भी लीजिए तो अभी 100 करोड़ वोटर हो चुके हैं भारत के, उसमें 1% तबका जो है, सिर्फ 1%, 1 करोड़ से ज्यादा व्यूवरशिप किसी भी न्यूज प्लेटफॉर्म की आपको नहीं मिलेगी। 1 करोड़ तक भी नहीं मिली पहुंची है। और जो लोग खुश होते रहते हैं कि आज हमारे पास 1 लाख हो गया, 10 लाख हो गया, 20 लाख हो गया, कोई बोलेगा 50 लाख हो गया, यह वो साइकिल है जिस साइकिल के भीतर आप घूम रहे हैं। इससे आप सत्ता पे कोई प्रभाव नहीं डाल सकते हैं। बड़ी बात कही आपने। क्योंकि जो भ्रष्ट से भ्रष्ट न्यूज चैनल है उसकी भी वेबसाइट को अगर आप देख लीजिए, नाम हम नहीं लेंगे, आप नाम लेंगे तो हम क्लियर कर देंगे उसकी कितनी व्यूवरशिप है। वह व्यूवरशिप भी पैरेलल में खड़े उन जर्नलिस्टों की जो जर्नलिस्ट अपने आप को मान रहे हैं, उसमें हम खुद को भी मानते हैं, कोई हैसियत नहीं है सर। इसका कोई प्रभाव नहीं है और सत्ता पे कोई आंच नहीं आएगी। क्योंकि भारत का जो मेन स्ट्रीम एस्पेक्ट है जिसको अपने अनुकूल राजनीतिक सत्ता ने बना लिया है, और जो मौजूदा वक्त में आपको नजर आते हैं, आप देखें तो वही लोग, आपने मेरे बारे में कहा, वह एनालिसिस आप कीजिए, लेकिन हम दूसरों का भी एनालिसिस करते हैं तो हमें ये बार बार लगता है कि मीडिया को इस स्थिति में लाने वाले कहीं वही लोग तो नहीं है जो आज के दौर में भगत सिंह बनना चाहते हैं। तो उस दौर में उन्होंने क्या किया और क्यों किया? और ऐसा नहीं है कि वो संघर्ष नहीं हो रहा था। हमें तो याद है 2007 में भी हमने आज तक छोड़ा था और हमसे पूछा गया था आप क्यों छोड़ रहे हैं, और आप ऐसे चैनल में जा रहे हैं जिसका कोई महत्व नहीं है, वो असहारा था। हमने कहा था सिर्फ इसलिए जा रहे हैं कि हम भूत प्रेत के साथ नहीं खड़े हो सकते हैं। लेकिन अगला सवाल यह है, कौन लोग थे उस समय जो भूत प्रेत के साथ खड़े थे? कौन लोग थे जो शमशान घाट चले जाते थे? कौन लोग थे जो क्रिमिनल एस्पेक्ट पे रिपोर्टिंग करते थे? वो कौन लोग थे उस समय? उनको समझ नहीं आ रहा था। दुनिया में मंदी चल रही थी, न्यूक्लियर डील हो रही थी अमेरिका के साथ, भारत इंटरनेशनली एक नए मार्केट के तौर पर क्रिएट हो गया था, मनमोहन सिंह की इकोनॉमिक के सामने अमेरिका नतमस्तक था। किसी को समझ नहीं आ रहा था क्या? और अगर नहीं समझ आ रहा था तो आज चीजें कैसे उनको समझ में आने लगी हैं? इसका मतलब यह है कि एक बड़ा हिस्सा मौजूदा वक्त में भी, जो शायद आपको जर्नलिस्ट लगता हो, हमारा कहना है कि मौका मिलेगा तो वो फिर शिफ्ट कर जाएगा, क्योंकि जब उसके पास मौका था तब वो शिफ्ट कर चुका था। तो हम उस दिशा में नहीं जाके बिल्कुल नए एस्पेक्ट में आपको जरा समझना चाह रहे हैं और बताना चाह रहे हैं कि एक्चुअली भारत के भीतर का जो बड़ा पॉलिटिकल वैक्यूम है, क्योंकि हमारी पूरी डेमोक्रेसी ही उस राजनीतिक सत्ता के इर्द गिर्द रहती है जिसमें एक वक्त अटल बिहारी वाजपेयी थे, एक पीवी नरसिम्हा राव थे, एक वक्त राजीव गांधी भी थे, उनके करीब भी कोई रहा होगा। पीवी नरसिम्हा राव के तो हम बहुत नजदीक थे, आप नहीं जानते होंगे। पीवी नरसिम्हा राव नागपुर में जब चुनाव लड़ रहे थे चंद्रपुर से, तो हम ही वो शख्स थे जो उनके साथ घुमा करते थे और बहुत ही करीब थे। वो 1000 बार हमसे कहते रहे प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद आइए, और वो जब भी नागपुर आते थे, हम लोकमत में उस समय हुआ करते थे, क्योंकि उनको एक व्यक्ति चाहिए था जो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में उनके साथ घूमे। हम घुमा करते थे, हमको नियुक्त कर दिया गया था कि आप घूमिए, रिपोर्ट कीजिए, और दोस्ती हो गई उनसे। और वो शख्स से हमारी मुलाकात कब होती है? जब वो अमेरिका से इलाज करके प्राइम मिनिस्टरशिप के बाद लौट के आता है और हमको अस्पताल में बुलाता है। और तब भी हमको याद है, उस समय आज तक 20 मिनट का निकल रहा था, हमसे कहा गया, संजय पुगलिया ने हमसे कहा, जाओ यार, तुमको बुलाया तो जाओ, मिलो जरा और देखो कुछ निकल पाए उनसे। तो हम उनसे मिलने गए तो हमने बोला, ऐसी हालचाल, हमारी थोड़ी दूसरे रिश्ते थे उनसे। तो उन्होंने बोला कि देखो, मैं अस्पताल में था अमेरिका में और मेरे पास एक आदमी कंप्यूटर बेचने आया, बताने आया कि अब हम 3rd जनरेशन लेकर आ गए हैं। तो उनका सवाल था कि हिंदुस्तान के लोग कब समझेंगे इस बात को कि दुनिया में क्या हो रहा है, और दुनिया के भीतर जो चेंज हो रहा है वो चेंज अगर भारत ने नहीं किया तो भारत गुलाम हो जाएगा उस इकोनॉमी का, उस मार्केट का, उससे लिए हुए कर्ज का। ये सारी चीजें, वो जानकारी उस पीरियड में डिस्कशन कर रहे हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, तो उस पीरियड के बाद की स्थिति होते 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 चीजें यहां तक जब पहुंची है, आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं, तो क्या आप बताइए
क्या वाकई इस देश के भीतर में किसी किताब का महत्व है, कोई राइटिंग हुई है, कोई ऐसा साहित्य लिखा गया है जो चैलेंज कर रहा हो सत्ता को? अगर नहीं हो रहा है तो क्या यूनिवर्सिटीज के भीतर जो वीसीज हैं उनकी कतार आपको जानकारी है कितने आरएसएस के लोग भर्ती हैं? आपको ये जानकारी है कि आजादी मिनिस्ट्री और अभी एजुकेशन मिनिस्ट्री में जिसको तब्दील कर दिया गया उसमें 350 लोग आरएसएस से जुड़े हुए काम करते हैं? आपको ये पता है जो भी सीएसआर का बजट आता है वो पूरा बजट आरएसएस के प्रकल्पों में चला जा रहा है और आरएसएस नए रूप में क्रिएट हो रहा है जिसका मुख्य काम इस देश को कल्चरली अपने अनुकूल करना है। अगर ये नहीं जान पा रहे हैं और अगर ये नहीं हो पा रहा है तो हम किस मीडिया की जिक्र करें, हम कैसे जिक्र करें एक बुलडोजर को लेके? आपको वो खोना चाहता है कि आप इसमें भटक जाइए और डाइल्यूट हो जाइए, क्योंकि हम लगातार इस सवाल को कहते थे कि 2014 के बाद से जिस बच्चे ने भारत के मेन स्ट्रीम मीडिया में भी ज्वाइन किया होगा उसने कोई रिपोर्टिंग ही नहीं की, रिपोर्टिंग का मौका ही नहीं था। सारी रिपोर्टिंग खुद ब खुद बीजेपी के जरिए, उनके अपने आईटी सेल के जरिए, उनके फैक्ट्स के जरिए होती रही। किसी मिनिस्टर की कोई हैसियत नहीं रही तो रिपोर्टिंग ही प्रोसेस बंद हो गई। तो जो मेन स्ट्रीम मीडिया की स्ट्रेंथ है वो स्ट्रेंथ बीजेपी की भी स्ट्रेंथ है, इसको थोड़ा समझिए। हम जब आज तक में थे, आपने अच्छा किया दस्तक का जिक्र किया, हमें तो लगता है इसमें आपको मास्टर स्ट्रोक भी जोड़ना चाहिए, क्योंकि पहली बार रिपोर्ट जो फाइल की गई इस देश के होम मिनिस्टर है मौजूदा वक्त में अमित शाह, इंटरनल रिपोर्ट थी कि भाई इस कार्यक्रम को गांव में गमछा और दरी बिछा के बच्चे देखते हैं। ये उनको समझ नहीं आ रहा था ये मामला क्या है, क्यों देखते हैं ऐसे प्रोग्राम को जो कि उनके खिलाफ है। तो हमको मैसेज दिया जाता था आप थोड़े पॉजिटिव हो जाइए, बहुत नेगेटिव है। लेकिन हमने कहा कि टेलीविजन लड़ाई लड़ रहा है टीआरपी की, टीआरपी कम नहीं होती है, टीआरपी आ रही है। टेलीविजन और मीडिया लड़ाई लड़ता है कंटेंट की, कंटेंट आपके पास है, कंटेंट आप उन्हीं लोगों से जुगाड़ कर रहे हैं जो आज की तारीख में कंटेंट देने से कतराते हैं कि पता नहीं नौकरी ना चली जाए कंटेंट देने पर। आप उस पर रहते हैं जहां पर बेस्ट आप एडिटिंग करवाते हैं, आप बेस्ट ग्राफिक देना चाहते हैं, यानी एक टीम वर्क के तौर पे चीजों को क्रिएट किया जाता है। और किसी भी चैनल के सोशल मीडिया में देखिएगा तो मेन जो हमारा जो सोशल मीडिया इस दौर में जो लोग आपको जर्नलिस्ट दिखाई देते हैं, आप किसी का भी नाम ले लीजिए, हमें लगता है वायर का नाम लीजिए, आपको एक्सपेरिमेंट में अच्छा लगेगा। वायर की व्यूवरशिप से कई गुना ज्यादा व्यूवरशिप इस देश के सबसे घटिया न्यूज चैनल जिसकी टीआरपी 1 के भी नीचे है उसकी है। अब आप क्या करोगे? तो जो मास लेवल पे चीजें खेली जाती है वह दरअसल उस मीडिया के जरिए खेली जाती है जो लोगों तक सस्ते में पहुंच जाता है। और डेमोक्रेसी और पार्लियामेंट्री सिस्टम ने, राजनीतिक सत्ता मोदी ने इसको बाखूबी समझा और उसी पे कब्जा कर लिया। तो ऐसे में हमसे उनको अब कोई असर नहीं पड़ेगा, या XYZ जो लोग सोचते हैं उसका असर पड़ेगा, लाख आक्रोश में रहे, वो गुस्से में कुछ भी बोलते रहे स्क्रीन पर आकर, कोई असर नहीं पड़ेगा साहब। वो लोग अपना करते रहे, जिस दिन असर पड़ेगा उस दिन खत्म कर दिए जाएंगे, इसमें कोई दो मैटर नहीं करना चाहिए। तो असर जब पड़ेगा नहीं आपका तो इसका मतलब है कि डेमोक्रेसी भी एक साथ सिमटते सिमटते इतने फोल्ड में आकर खड़ा हो गया जहां पर चुनाव की जीत हार ही डेमोक्रेसी हो गई। और उस जीत हार को कवर करना ही हमारा जर्नलिज्म हो गया। अब आप क्या करोगे? तो सारी चीजें उसी में ऊर्जा व्यर्थ हो गई, उसी में चली गई। पूरा का पूरा अपोजिशन आज तक नहीं सोच पाया कि वो पैरेलल में, ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं है इन पॉलिटिशियंस के पास, सैकड़ों नाम आपके पास आएंगे। कांग्रेसियों ने तो बहुत लंबे समय तक राजनीति की और सत्ता संभाली है, और इनके सत्ता संभालने वाले लोगों में तो अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर्स के नुमाइंदे बैठे हुए हैं। यहाँ पर पैसे की कमी नहीं है। क्यों नहीं खड़ा कर पाए ये लोग पैरेलल में चीजें, क्यों नहीं खड़ी कर पाए? क्या वो नहीं कर सकते थे या नहीं कर पाए? मुझे लगता है यह भी एक सवाल है मौजूदा वक्त में। तो हम लोग बहुत फोल्डेड स्थिति में आ गए और वो सारे सवाल बड़े छोटे हो गए अब कि अब उस समय क्या कैसी पत्रकारिता हो रही थी, उस समय कैसे सवाल पूछे जाते थे, उस समय सत्ता को क्या घबराहट होती थी। हाँ, मेन स्ट्रीम के भीतर से अगर कोई हिम्मत दिखाए और खड़ा हो जाए तो फिर यकीन जानिए चीजें, क्योंकि मानिए या ना मानिए, मीडिया की टेक्नोलॉजी का असर सुबह से लेकर रात तक जो चीजें चलती रहती है, इस भारत अभी भी गांव में जीता है और गांव के भीतर की बेरोजगारी और मुफलिसी जो है उसको वही जहर उसके अंदर भर देती है और वही उसकी बेसिक ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। तो इससे अनभिज्ञ हमारा मीडिया इसलिए है क्योंकि अभी वो मुनाफे में खोया हुआ है, खौफ में खोया हुआ है, पैसा चाहिए उसे, जो गलत काम किए उस पर चादर डालना चाहता है, डरता है वो।
खत्म करके देखिए, चीजें पलट जाएंगी। ये सवाल ही नहीं है कि किसका कौन अल्टरनेटिव है या नहीं है।